तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी बेहतर हैं और अच्छी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ये जो हमारे सामने ये सीटेट 2021 जनवरी में जो जूनियर लेवल वाला पेपर हुआ था, ये वो पेपर है। और इसमें से आज हम जो सीडीपी वाले 30 प्रश्न होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जूनियर लेवल पर पैटर्न पूछा जाता है, किस तरह से सवाल आते हैं। आइए देखते हैं फटाफट से सेशन में। तो हमारा सीडीपी में जो फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरह से होता है? धीमी गति से होता है, एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है, और या फिर विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है। तो देखिए, जब बच्चा छोटा होता है बाल्यावस्था की अवधि में, ना ही तो ऐसा है कि उसे मापते नहीं हैं। भाई, बच्चे का जो वज़न होता है वो भी समय समय पर मापा जाता है कि उसमें इतना वज़न है, इतना वज़न है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही नहीं है। दूसरा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, बात तो सही है। तीसरा, परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। केवल परिमाणात्मक यानी सिर्फ मापने वाले, ऐसा नहीं है। बच्चे की समझ में भी सुधार आता है। और प्रश्न चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है अनियमित और असंबद्ध। ये चौथा वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है, अनियमित तो होता ही नहीं है। तो पहले वाले का जो सही आंसर है हमारा वो है दूसरा वाला आंसर, यानी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। आइए दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपने आयु के अनुसार बच्चे करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता, या फिर वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या फिर वह प्रोसेस जिसमें बच्चे समाज के जो अडल्ट मेंबर्स हैं उनके द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा स्तर जहाँ पे बच्चा अपने आप से कुछ करता है और उसके अलावा उसे किसी का जो है निर्देशन मिलता है, उसमें उसके द्वारा जो वर्क होता है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है, मध्य का क्षेत्र, वही इसमें हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आता है। तो इसमें हमारा जो पहला वाला आंसर है वो सही है, यानी बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, यानी स्वतंत्र रूप से उसकी जो क्षमताएं हैं, या फिर उसके द्वारा उससे जो एडल्ट वाले हैं उनके द्वारा जो उसे निर्देशन दिया जा रहा है, फिर उसके द्वारा जो चीज़ें अर्जित हो रही हैं, उनके मध्य में जो बात आती है, उनमें जो डिफरेंस होता है, वही हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त यानी जो हमारा होती है, जैसे हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, पोस्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है कि उसमें किस तरह से होते हैं बच्चे। परिकल्पित निर्माणात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन में समर्थ हैं, यानी आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल थॉट। बात तो सही है। दूसरा, सेंट्रेशन और अनुत्कीर्णमीय सोच। भाई, सेंट्रेशन जो होता है वो तो छोटे बच्चों में होता है, छोटी अवस्था में, यानी 2-3 वर्ष की उम्र में होता है। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, वो जानते हैं। भाई, जब बच्चा जो है 12 वर्ष के आसपास हो जाता है तो वो समझ जाता है कि ये किस क्लासिफिकेशन में आने वाली हैं चीज़ें। और सिम्बॉलिक थॉट जो होते हैं वो तो सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला वाला ऑप्शन ही सही होने वाला है कि बच्चे जो होते हैं उनमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है और वो प्रोपोजिशनल थॉट में सक्षम हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे नैतिक विकास के चरणों की बात हो रही है, यानी समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं यदि उन्हें ही मानते रहें तभी समाज सुरक्षित है। तो ऐसा व्यक्ति के मन में विचार चल रहा है तो हमें उसकी स्टेज बतानी है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, या फिर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है, या फिर द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, या फिर द यूनिवर्सल एथेटिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। तो देखिए, जहाँ पे दंड और आज्ञा पालन की बात हो रही है वो तो है नहीं भाई, समाज के बारे में सोच के चल रहा है
तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यानी समाज की जो व्यवस्था है उसे मान के चलना है तभी समाज सुरक्षित रहेगा। इस सोच के साथ में दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है पूछा है। तो उन्होंने 4 दिए हुए हैं। स्थानिक मनोवैज्ञानिक, देखिए स्थानिक जो होते हैं वो होते हैं जो जिन्हें स्थानों की या फिर जो प्लेसेस होते हैं उनकी समझ ज़्यादा होती है, तो मनोवैज्ञानिक तो होना नहीं है इसमें। अंतरावैयक्तिक जो होता है वो मनोवैज्ञानिक में आ सकता है। अंतरावैयक्तिक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दूसरे पर्सन को अच्छी तरह से समझ ले, और यहाँ पे सेल्स पर्सन दिया हुआ है। भाषिक यानी लिंग्विस्टिक जो होते हैं वो मूर्तिकार नहीं हो सकते, जो भाषिक होते हैं वो तो साहित्य रचते हैं, यानी भाषा अच्छी होती है। तो शारीरिक गति संवेदना में दिया हुआ है खिलाड़ी, यानी जो हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं, वो अच्छी तरह से अपनी बॉडी को मूवमेंट में ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, लेव वायरोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बात तो सही है, और ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये दिया हुआ है, लेकिन ये वायरोस्की की बात नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, स्कीमा के परिपक्वन में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ऐसी बात नहीं है, स्कीमा जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तब उसका ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को याद रखता है। तो इसमें जो पहला वाला आंसर है वो सही है कि बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। प्रश्न नंबर 7, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, यानी यदि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उन चीज़ों का जो है इवैल्यूएशन होना चाहिए, उससे क्या होता है, अधिगम में सहायक नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट यानी बाधा बनता है, ये भी सही नहीं है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल, असफल, ये सारी चीज़ें तो हमें छोड़नी है पूरी तरह से, कि हम बच्चे को उसके आधार पे नहीं बांट सकते हैं कि वो अच्छा पढ़ता है, कम सफल है, असफल है, इस तरह से। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। सही बात है, जब बच्चों का इवैल्यूएशन होता है तो टीचर को अच्छी तरह से पता पड़ती है कि ये जो बच्चा है ये हमारा, इसको इतनी और सहायता की आवश्यकता है, इसको किस तरह से हमारी जो टीचिंग है वो दी जानी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। प्रश्न नंबर 8, कक्षा में सभी जेंडर में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। यानी जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं, जो स्टीरियोटाइप है कि जो बॉयज़ हैं वो इसे नहीं कर सकते, या जो गर्ल्स हैं वो इसे नहीं कर सकती, इस तरह की जो बातें समाज में चली आ रही हैं उन्हें हमको रिड्यूस करना है, यानी उन्हें बढ़ावा नहीं देना, उन्हें पहले से और कम करना है हमें। तो हमारे लिए कौन सी पद्धति अच्छी रहेगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जो जेंडर के जैविक अंतर हैं उनकी उपेक्षा करना और उन्हें ऐसी करना, ये तो सही बात नहीं है भाई। जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो तो हमें स्वीकार करने ही पड़ेंगे। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, यदि समाज की जो भूमिकाएं हैं उन्हें आप बताओगे तब तो और ज़्यादा ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ये बढ़ने वाला है, तो ये भी सही नहीं है। एक ही लिंग के उल्टा समूह बनाना, यानी बॉयज़ को अलग और गर्ल्स को अलग बांट दो, तो फिर तो जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ने वाला है, तो ये भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। सही बात है, जब आप बच्चों के जो बच्चों के समूह बनाओगे उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों रहेंगे, तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसे रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। सीधी सी बात है कि फिर ये नहीं सोचेंगे कि ये बॉयज़ का वर्क है या फिर ये गर्ल्स के लिए है। प्रश्न नंबर 9, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, यानी जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसे क्या समझना चाहिए। एन असेट एंड रिसोर्सेज, एक गुण और साधन। एन हिंड्रेंस, एक रुकावट या बाधा। ए प्रॉब्लम, समस्या। ए सिस्टमेटिक इशू। देखिए ये सारी जो हैं ये फालतू की बात है। हमें बताया हुआ है कि जब भी हमारे सामने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो, तो हमें उसे एक असेट्स के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में यूज़ करना है।
हमें उसे बाधा नहीं समझना, हमें अपनी पढ़ाई में अपने जो बच्चे हैं उनमें बाधा नहीं समझना, उसे हमें रिसोर्सेज के रूप में इस्तेमाल करना है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 10, बाल केंद्रित क्लास वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्ग क्लासिफिकेशन तो होना ही नहीं है, बच्चों को बांटना नहीं है हमें। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड की बात ही नहीं हो सकती है। दंड के लिए आरटीई ने साफ साफ मना किया कि आप बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा, सही बात है कि जो हमारा जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है वहाँ पे जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है और हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसकी इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार वो फैसिलिटेट करता है, उसे हेल्प देता है, निर्देशित करता है। प्रश्न नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है और सांस्कृतिक उपकरण आ जाए, यानी समाज की बात आ जाए, समाज, भाषा और ये सब की जो भी बात हुई है, ये लैब वायरोस्की ने की है, आप सभी जानते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? यानी जिस बच्चे को दृष्टि में प्रॉब्लम है, यानी जो विजुअलाइज नहीं कर सकता अच्छी तरह से, उसे किस चीज़ में परेशानी आएगी? जो हमारी लार्ज प्रिंट बुक्स हैं उसमें नहीं, वो तो अच्छी चीज़ है भाई। जिस बच्चे को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए बड़े बड़े प्रिंट वाली जो किताबें हैं वो अच्छी बात है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी अच्छी चीज़ है। बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट यानी टॉकिंग बुक्स, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन छोटी मुद्रा वाली ट्रायसेट ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि उसने हमसे नोट पूछा हुआ है। क्या पूछा है उसने हमसे? नोट पूछा है कि कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो जहाँ पे स्मॉल प्रिंट हो वहाँ पे जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं या जिनकी दृष्टि में थोड़ा सा डिफरेंस है उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। प्रश्न नंबर 13, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक, बिल्कुल भी नहीं। समावेशी शिक्षा से मतलब है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ने चाहिए। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान और नामांकित, ये भी नहीं। सारे बच्चे साथ में पढ़ने चाहिए, चाहे प्रतिभाशाली हैं, चाहे दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे जैसे भी बच्चे हैं, सभी साथ में पढ़ने चाहिए समावेशी शिक्षा में। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट, ये भी नहीं। तो बचा ऑप्शन क्या हमारा? दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, और यही हमारा सही है। जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, वो बोलती है सारे बच्चे चाहे जैसे भी हैं सभी को एक साथ बैठ के जो है शिक्षा पाने का उन्हें पूरा अधिकार दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 14, यानी प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं और क्रिएटिव होते हैं उनके लिए क्या चीज़ बेटर है? तो चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप, हाँ बात तो सही है। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, अभिमुखी कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब बच्चा थोड़ा ही सोचेगा उसे हम इजी प्रश्न दे देंगे तो उसकी क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए, यानी अब सारी चिंतन होना चाहिए। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश, उसे आप पहले ही निर्देश दे रहे हो कि ऐसे ऐसे होना, तो फिर उसकी क्रिएटिविटी बची थोड़ी ना। रटने पर आधारित, रटना तो है ही नहीं, तो आंसर हमारा पहला ही सही है, आंसर नंबर 1 हमारा सही है। प्रश्न नंबर 15, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया, तो उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से आप पता ला लो कि बच्चा पढ़ नहीं सकता है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, शारीरिक की तो बात ही नहीं हो रही है। जो हमारे बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में, लिखने में, या फिर जो डिसलेक्सिया है उससे संबंधित तो शारीरिक है ही नहीं। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलताओं के विश्लेषण से या फिर उनकी जटिल व उच्च स्तरीय क्षमताओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो चौथा भी सही नहीं है, इसमें तीसरा ही सही है कि आप बच्चे को देखते हैं कि पढ़ता किस तरह से, लिखता किस तरह से, उसी से पता चलेगा कि उसे डिसलेक्सिया है या नहीं है। प्रश्न नंबर 16, प्रतिकूल परिस्थितियों और
वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिक्रमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? उनसे बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख रही चुनौतियों को समझना। बात तो सही नज़र आ रही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अधिक्रमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ट्यूशन पढ़ने के लिए बोल दो जिससे ध्यान न देना पड़े। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण में सहायता उपलब्ध कराना, ये भी सही नज़र आ रहा है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिक्रमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति नहीं है। नहीं पूछा उसने, तो देखिए पहला आंसर भी सही नज़र आ रहा है, तीसरा भी सही नज़र आ रहा है और चौथा भी। तो जो सही नहीं है वो ट्यूशन वाला ही है और हमें वही बताना है, क्योंकि उसने हमसे नोट पूछा हुआ है। उसने हमसे पूछा हुआ है नोट कि जो हमें सही पद्धति नहीं नज़र आ रही है। तो आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते, जाओ आप ट्यूशन पढ़ लो, हमें मतलब नहीं है, हमें ध्यान नहीं देना। तो यही आंसर सही नहीं है और इसीलिए सही है क्योंकि उसने नोट पूछ लिया है। प्रश्न नंबर 17, बच्चों के अधिक्रम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता। जब देखिए बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य सही होता है तो वो पढ़ता भी अच्छी तरीके से। सीधा सीधा जो हमारे मन और तन दोनों का प्रभाव पड़ता है हमारी पढ़ाई पर। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसा तो है नहीं। एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बात तो सही है। आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है। पहला, तीसरा और चौथा तीनों ही आंसर हमारे गलत हैं और बचा दूसरा, तो दूसरा ही हमारा सही है। बच्चे की पढ़ाई और स्वास्थ्य और मन में जो तन मन है उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 18, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। हाँ, बात तो सही नज़र आ रही है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत नहीं, पहला सही नज़र आ रहा है, दूसरा सही नहीं है। हम बच्चों को बांट नहीं सकते। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरीक्षीय करने में सशक्त हों, बात तो सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि स्टैंडर्डाइज्ड मेथड आप नहीं अपना सकते हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पहला और तीसरा आंसर सही है हमारा। तो पहला और तीसरा आंसर हमारा यहाँ पे है, यानी दूसरे वाले ऑप्शन में। दूसरे वाले ऑप्शन में हमारा पहला और तीसरा हमारा पहले वाले आंसर में है। इसमें हमारा पहला आंसर सही है। दो सही है ना हमारे, एक तीसरा वाला सही है और पहला वाला सही है। तो पहला और तीसरा यानी फर्स्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19, अधिक्रम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो जटिल सक्रिय है, सरल रैखिक है, सरल व्यक्तिगत है या फिर जटिल निष्क्रिय है। देखिए जो अधिक्रम है वो निष्क्रिय तो है नहीं, ठीक है, और सरल और व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल भी नहीं है, जटिल भी नहीं है ज़्यादा यदि देखा जाए तो। और है क्या, तो फिर सिंपल और लीनियर बचा। यही हमारा सही आंसर है। अपने कक्षा में अर्थपूर्ण अधिक्रम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए, टालना। विविधता को आप टाल नहीं सकते हैं, उपेक्षित भी नहीं कर सकते हैं, अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं, समझना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है, बेस्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21, कक्षा में प्रभावशाली अधिक्रम के बजाय अधिक्रम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो कैसा वातावरण होना चाहिए और किस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। देखिए भयावह तो हो नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन जो है। प्रतिस्पर्धात्मक भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। हम पहला देख रहे हैं कि किस तरह का वातावरण की रचना हमें करनी चाहिए। तो भयावह वातावरण बनाएंगे नहीं, प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिशन होता रहे वो भी नहीं, और यहाँ पे भी हमारा कॉम्पिटिशन है तो ये भी नहीं। बचा क्या हमारा पहला आंसर सही है कि प्रभावशाली अधिक्रम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धित वातावरण के। तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है फर्स्ट। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिक्रम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। मोटिवेटेड करना हमें, तो पाठ उपलब्ध करना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, गलत बात है।
वेट आरे देना जो बहुत सारा लो, गलत बात है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर, नहीं। हम बच्चों को स्टाफ फोल्डिंग दे सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं जब उन्हें कोई नई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं, जिसे हम पाठ उपलब्ध कराना बोलते हैं, पाठ पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, बात तो सही है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें, ऐसा नहीं है। बच्चे सोच सकते हैं, बच्चे जो हैं एक्टिव लर्नर्स हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियपूर्वक सोचते रहते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है, बात तो सही है, वो सोचते रहते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा पहला, तीसरा, चौथा सही है। उसने पूछा सही नहीं है, तो सही नहीं में हमारा दूसरा आ जाएगा और दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे नॉट पूछा हुआ है। आई बात समझ में नहीं आई? देखिए, हमें प्रश्न को समझना है। उसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें जब पता चल रहा है कि भाई पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, अब बचा दूसरा सही नहीं है, तो वही तो उसने हमसे पूछा है और यही हमारा आंसर है। फिर तो हमें दूसरा आंसर देना है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 24, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। प्रस्तावित करता है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम सामर्थ्य नहीं होता, ऐसा तो है ही नहीं। बच्चे असफल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, सही बात है। साबित करता है कि इन बच्चों में अनुवांशिक पैदाइशी, ऐसा नहीं है, बच्चों में कमियां नहीं होती हैं, हमारे सिस्टम में होती हैं। और चौथा ऑप्शन सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करेगा, ये भी सही नहीं है, गलत ऑप्शन है। तो बच्चों का विद्यालय में असफल होना बताता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरी करने में सही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। बच्चे में कमी नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। जहाँ पे हमारी जो टीचिंग मेथड है, हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है स्कूल का, वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रश्न नंबर 25, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। एक दूसरे को पढ़ाने से आक्षेप, रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेसेस, हाँ बात तो सही नज़र आ रही है। बच्चों में भ्रांति तो हो ही नहीं सकती, जब आपस में डिस्कशन हो रहा है तो भ्रांति कहाँ से हो जाएगी। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, ऐसा नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति, नहीं, पहला ऑप्शन ही सही है। उसने पूछा है कि एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं। जब एक दूसरे के साथ डिस्कशन होता है तो अपनी अपनी जो बातें हैं वो सामने आती हैं और वो अच्छे स्तर पे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपस में जो है मिसकॉन्सेप्शन हो जाएंगे या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर जो है वो उनमें कॉम्पिटिशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। प्रश्न नंबर 26, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, तो किस तरह की कक्षा में बदलते हैं? अध्यापक केंद्रित, नहीं। प्रगतिशील, हाँ बात तो सही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं वो अपनी विधियों को बच्चों के अनुसार ही बदलते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, नहीं। व्यवहारवादी, नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो दूसरा ही सही है। उसने पूछा है कि किस तरह की क्लास में जो है टीचर्स अपने मेथड को बदलते हैं बच्चों के अनुसार, आंसर नंबर 2। प्रश्न नंबर 27 देखिए, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटनाओं के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दृश्य, देखिए एक सरल और एक दृश्य तो है ही नहीं, मल्टी डायमेंशनल है। इसके बाद में संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में, तीसरा भी नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन आपके, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं या फिर संसार में सभी बच्चों का जो विकास है वो एक ही क्रम में और निश्चित समय से होता है। एक ही क्रम में तो होता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सुनिश्चित समय से होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो जल्दी से थोड़ा समझदार बन जाता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा सा लेट समझता है। तो इसलिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा।
कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चे जैसे ही वातावरण में रहते हैं उन पे उसका असर पड़ता है, हमारी संस्कृति का हमारे डेवलपमेंट पे सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। मध्य बाल्यावस्था पूछिए हमसे तो प्रतीकात्मक खेल का उभरना, एमरजेंस ऑफ मेड प्ले, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, पेशीय कौशल और समझ शारीरिक विकास का तेजी से विकास, और वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। देखिए अमूर्त रूप आता है बाल्यावस्था के बाद में, ठीक है, एडल्टहुड में आता है। पेशीय कौशल और समझ शारीरिक विकास का तेजी से, हाँ ये सही बात है कि हमारा जो है मुख्य प्रमाण चिन्ह जो है वो यही है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है मोटर स्किल्स का और ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो नहीं, ये सही नहीं है। जो ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ है वो हमारी मध्य बाल्यावस्था से पहले आती है, मध्य बाल्यावस्था में स्लो हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है कि तर्क संगत विचार आ जाते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, यानी बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में जान लेता है। प्रश्न नंबर 29, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। गलत बात है, बहुत कम भूमिका, ऐसी बात नहीं है। प्राथमिक कारक है, नहीं, द्वितीयक हो जाएगा। प्राथमिक होता है विद्यालय, क्या सॉरी विद्यालय नहीं, परिवार। जो हमारा परिवार होता है वो प्राथमिक में आता है, और उसके अलावा जो भी है समाज है या फिर विद्यालय है वो किस में आता है, द्वितीयक में आता है, यानी सेकेंडरी एजेंसी होती है वो, सोशलाइजेशन। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। जीन पियाजे, लेव वायरोस्की, हार्वर्ड गार्डनर या फिर लॉरेंस कोलबर्ग। बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जीन पियाजे है, वायरोस्की है, हार्वर्ड गार्डनर या फिर लॉरेंस कोलबर्ग है। ऐसा करिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और बाकी 30 प्रश्न थे हमारे CDP वाले, तो आप बताइएगा हमें कमेंट में कि आपको सेशन पसंद आया नहीं आया, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक इसे शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। जो भी CTET एस्पिरेंट्स हैं या UP TET या रीट वाले जो हैं वहाँ पे भी ये सेशन हेल्पफुल हैं। बाकी है ये पेपर CTET वाला, और CTET के लिए डायरेक्ट जो आपका पैटर्न है इसमें सारा समझ में आए किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रात को 9 बजे जो हमारा सेशन होता है हिंदी वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन। जय हिंद दोस्तों।